हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पंडित स्टडी पर। आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यह प्रश्न बिल्कुल ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। यही सब प्रश्नों में से कोई प्रश्न रह सकता है। इस प्रश्न को, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 5 मार्क्स बिल्कुल ही बोर्ड मार्क्स में आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल की सहायता से साफ क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, देखिए क्या, मैग्नीशियम रिबन को जब खुली वायु में रख दिया जाता है तो वह वायु के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमा लेती है, जिसके कारण मैग्नीशियम की सतह धुंधली हो जाती है, उसकी सतह धुंधली हो जाती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले उसे रेगमाल की सहायता से साफ किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जब भी मैग्नीशियम रिबन को खुले वायु में छोड़ दिया जाता है तो मैग्नीशियम वायु के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमा लेती है और जिसके कारण उसकी सतह धुंधली हो जाती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले उसे रेगमाल की सहायता से साफ किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे क्या है कि अगर जब रासायनिक, जैसे मेरा क्या है, एक रासायनिक समीकरण है, तो अगर रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु यहाँ पर उपस्थित है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित है। ठीक है, और हाइड्रोजन के इधर कितने परमाणु उपस्थित है, तो हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु उपस्थित है। इसी प्रकार से क्लोरीन के इधर कितने परमाणु उपस्थित है, यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु उपस्थित है। इसी प्रकार मेरा उत्पाद में भी क्लोरीन के कितने परमाणु उपस्थित है, तो 2 परमाणु उपस्थित है। मतलब क्या है कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है, इसीलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी प्रकार अब इसी में अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश की जा सकती है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसी को कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। मतलब क्या समझे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, जैसे ये सब है, और उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित है, जबकि मेरा उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित है, तो 2 परमाणु उपस्थित है। हाइड्रोजन तो मेरा क्या है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। अब देखते हैं ऑक्सीजन में इधर कितना उपस्थित है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित है, तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु उपस्थित है, जबकि इधर 2 है। तो ये क्या है, समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ बराबर नहीं है। इसलिए हमें इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो चलिए संतुलित करते हैं। अब देखते हैं कि इधर तो मेरा हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन को हमें कुछ नहीं करना है। और हमें करना क्या है, तो ऑक्सीजन मेरा इधर इस साइड में 2 है, तो ऑक्सीजन मेरा इधर 1 है, तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को 2 कैसे बना सकते हैं, तो ऑक्सीजन को हमें ज़्यादा बढ़ा सकते हैं मल्टीप्लाई करके, संख्याओं से मल्टीप्लाई करके। तो हमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें, कितना से गुना कर दें कि ऑक्सीजन 2 बन जाए। तो अगर हम इस साइड में अगर 2 से यहाँ पर गुना कर देते हैं तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो जाता है, ऑक्सीजन की संख्या 2 बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 करने से ऑक्सीजन तो मेरा 2 बन जाता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन 2 तो बन गया है, ठीक है, इधर में ही मेरा 2 बन गया, दोनों तरफ इक्वल है। अब देखते हैं हाइड्रोजन क्या बराबर है, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी, यहाँ पर देखिए परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 2 हाइड्रोजन इधर से और 2 कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितने है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 4, और इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो 4। तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है? देखिए कि वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया में होता है एक बड़ा यौगिक या पदार्थ उष्मा के सहारे टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों में विभाजित हो जाता है या बंट जाता है। ठीक है, उस जबकि वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं या पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है, कि वियोजन अभिक्रिया के। तो सबसे पहले है वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक या पदार्थ उष्मा के सहारे टूटकर दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे देखें एग्जाम्पल में क्या है, एक बड़ा यौगिक लिए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जब CaCO3 को उष्मा देते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं या गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो यह टूटकर CO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मतलब क्या देखें कि ऐसे मतलब जिस अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे या तत्वों का निर्माण करता हो, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये वाला किसका एग्जाम्पल है? तो वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, वियोजन अभिक्रिया। जबकि वहीं दूसरी ओर संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत माना जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके या मिल करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, उष्मा के सहारे एक बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों का निर्माण कर रहा था, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और जबकि इसी समीकरण में है संयोजन अभिक्रिया में क्या है कि यही दो तत्व छोटे छोटे आपस में मिल करके एक बड़े यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इस वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ठीक है, तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयित हो तथा दूसरा पदार्थ अपचयित हो, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयित हो तथा दूसरा पदार्थ अपचयित हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयित का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जो योग हो रहा हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, उसे उपचयित अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अपचयित और दूसरा उपचयित हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं अब एग्जांपल्स में, जैसे मतलब अपचयित और उपचयित दोनों होना चाहिए, दोनों घटित होना चाहिए, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखते हैं एग्जांपल्स में क्या बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड Cu और O, ठीक है, और जबकि इधर देखते हैं तो Cu ओनली क्या है, सिर्फ Cu। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरा ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास। और ऑक्सीजन का ह्रास होना कौन सा अभिक्रिया है, तो उपचयित या अपचयित, तो है ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयित अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक पदार्थ कॉपर के क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, कॉपर के क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन। अब दूसरा पदार्थ है जिसमें देखिए H2 है, और H2 के साथ में इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना। मतलब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में बोले तो ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन नहीं था, जबकि इसमें जब रिएक्शंस किया उसके बाद ऑक्सीजन का जुड़ गया है, ऑक्सीजन मतलब इसमें आ गया, तो क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है अर्थात उपचयन। और जबकि इसमें ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या है, अपचयन। ठीक है, तो जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। Zn और O, Zn और O मतलब जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक का निर्माण करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन जो है सो ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कार्बन एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है ऑक्सीजन की तुलना में, इसीलिए यह ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है। अब देखते हैं इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है Zn, अब इधर जाते हैं तो Zn से मेरा क्या हो रहा है, सिर्फ Zn है, मतलब जिंक ऑक्साइड से सिर्फ यहाँ बचा हुआ जिंक, मतलब इसमें क्या हो रहा है, जब रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन का हानि हो रहा है, इसीलिए यह क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन का हानि, मतलब अपचयित अभिक्रिया, अपचयित 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 है। और देखते क्या कार्बन, इसमें क्या ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या है, इंग्लिश में बोले तो ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस तो क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो, संयोग मतलब जुड़ना, संयोग मतलब जुड़ना, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्या है, क्या बोले अभी, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का कमी होना। ठीक है, क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है मेरा, HCl जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन का निर्माण करता है और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इधर क्या हुआ, सिर्फ क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ है। अब इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर क्या है, सिंगल, जबकि उधर में क्या था HCl मतलब हाइड्रोजन था, और अभी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, तो हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि को ही कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन की क्या हो रही, कमी हो रही, तो यह क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया मतलब इसमें इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल्स में अगर देखें तो क्या है, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इसमें कॉपर में संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल इसमें देखते हैं क्या है, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसमें देखते हैं जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो यह क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया। अब देखते हैं, लेकिन यह मेरा जो है जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, यह एक संतुलित अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण ना है, नहीं है, इसे संतुलित करना अति आवश्यक है। तो देखिए संतुलित करते हैं। ठीक है, आइए संतुलित करते हैं। अब देखते हैं इधर संतुलित करना क्या बताए थे, परमाणुओं को गिनेंगे सबसे पहले, तो इसमें देखते हैं Na के सोडियम के कितने परमाणु, एक है, और इधर सोडियम के कितने परमाणु है, दो है, तो इधर हमको कितना बनाना पड़ेगा, हमें दो से मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जा रहा है, मेरा दोनों तरफ इक्वल हो जा रहा है सोडियम। अब देखते हैं ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की गिनते हैं, ऑक्सीजन की कितने परमाणु, इधर इधर है मेरा दो, और जबकि उधर कितना है, एक, तो ये तो बैलेंस दोनों तरफ तो इक्वल नहीं हो रहा है, तो क्या कर दें कि उधर मेरा दो बन जाए ऑक्सीजन, तो इसको बनाने के लिए हमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही दो से मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा ऑक्सीजन तो दो हो गया, अब इधर भी दो है, चलो ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब देखते हैं सोडियम, सोडियम मेरा यहाँ दो है और यहाँ दो, कितना हो गया, चार ऑक्सीजन, मतलब सोडियम के कितने परमाणु है, चार, और इधर कितना है, दो, ये तो बराबर नहीं हुआ है, तो सोडियम को बराबर करने के लिए और दो से हमको गुना करना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल बोले तो पूरा मिला करके हमें चार से गुना करना पड़ेगा, या इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि अपचयन अवकरण अभिक्रियाएं क्या है। अपचयन का मतलब अवकरण, और अवकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसी का जस्ट उल्टा, इसमें उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होता है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं क्या है, जब कॉपर ऑक्साइड
हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर का निर्माण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, सिर्फ ओनली कॉपर है, सिर्फ क्या है, कॉपर। जो इधर पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड था। अब इसमें से देखिए कॉपर का यानी कि ऑक्साइड तो पहले था, लेकिन यहाँ का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। और जिसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है, क्यों? कॉपर सल्फेट, देखते हैं इसका आंसर, कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। किसके कारण नीला होता है, तो उसमें उपस्थित कॉपर के कारण होता है। लेकिन जैसे ही इस विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो कॉपर लोहे के कील द्वारा विस्थापित हो जाता है, लोहे के कील द्वारा विस्थापित हो जाता है और विलयन का नीला रंग फीका पड़ने लगता है। मतलब क्या समझे, कि कॉपर सल्फेट का रंग पहले नीला किसके कारण था, कॉपर घुले होने के कारण उस विलयन का रंग नीला था। लेकिन जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो उसका रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, क्योंकि कॉपर लोहे के कील द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, कॉपर लोहा द्वारा विस्थापित हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर के जगह पर Fe मतलब लोहा आके संयोग हो जाता है। ठीक है, यानी कि और बनाता है FeSO4 और Cu का निर्माण होता है, फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और Cu का। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, VVI प्रश्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या है? ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर होती है, ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर समझे तो, जैसे जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और इसके साथ में ऊष्मा भी और हीट, जिसे ऊष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हीट भी उत्पन्न होती है, यानी कि हीट निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, इसके साथ में ऊष्मा भी निकलती है। इससे अभिक्रिया जिसमें उस उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा बाहर निकलती हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग ये सब प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, अवशोषण का मतलब जिसमें ऊष्मा लगती हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषण हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्माशोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा की जरूरत हो, ऊष्मा की उपस्थिति में हो, वैसे रिएक्शंस को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे जब CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऑक्सीजन मतलब गर्मी देते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, तो यह टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जैसे समझते हैं कि ए और ये मेरा क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, और इसमें जैसे ही ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा, तो यह टूट करके कोई दो पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।